पेज नंबर 212 पे उनके एक स्पीच का जिक्र किया है, जहां पर वो कहते हैं कि नो पावर ऑन अर्थ कुड कीप देम इन हिंदुस्तान, दे शैल हैव टू क्विट दिस कंट्री। और आगे इसी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इफ वी हैव, गांधी जी को साइलेंस किया जा सकता है। इसको थोड़ा आप अगर इलाबोरेट करें, इसका मतलब ये था कि गोलवलकर की कंसिस्टेंट लाइन थी कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर ही रहना होगा, अगर रहना चाहते हैं उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जी देखिए, ये जो स्पीच था गोलवलकर का, ये इन्होंने 8 दिसंबर 1947 को दिया था दिल्ली के पास में। एक आरएसएस का मीटिंग था, आरएसएस के लोग, रोहतक में एक आरएसएस के लोगों की मीटिंग थी। और वहां पे दिल्ली पुलिस के एक सीआईडी के एक आदमी वहां मौजूद थे और उन्होंने रिपोर्ट किया, और ये आर्काइव में मौजूद है, दिल्ली पुलिस के आर्काइव में ये बातें जो उन्होंने कहा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये समय था जब गांधी दिल्ली आ चुके थे। दिल्ली आकर उन्होंने पूरा का पूरा माहौल बदलने का बहुत कोशिश किया था और सक्सेसफुल हुए थे इसमें वो। और गोलवलकर बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वैसे हालत में गोलवलकर एक फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे थे, एक डिप्रेशन दिख रहा है हमको गोलवलकर में। और गोलवलकर जब ये स्पीच देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उसके 3 हफ्ते के बाद, मतलब दिसंबर के अंतिम दिनों में, गोडसे और आप्टे, नाथूराम गोडसे और आप्टे गांधी की हत्या करनी है, इस मिशन पे चल पड़ते। गोडसे जो हार्डकोर आरएसएस का आदमी था, और गोलवलकर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के हेड नहीं थे, बल्कि वो एक कल्ट लीडर बन चुके थे संघ के अंदर। और क्योंकि गांधी हत्या के बाद जो कॉन्स्पिरेसी एंगल था उसका तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गोलवलकर ने जो बोला 8 दिसंबर को, क्या वो फतवा था गांधी की हत्या का, जिस फतवा को कैरी आउट करने गोडसे चल पड़े? ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये जो आपने यहाँ लिखा है, दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि धीरेन जी ने बहुत रिसर्च की है, और जिसका मैंने अभी जिक्र किया, साइलेंसिंग गांधी, कि गोलवलकर, एक बार मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ देता हूँ दरअसल ये पूरा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ दरअसल है, ये दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड है, और फाइल नंबर 138, पेज नंबर 59, मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन NML, यानी नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी नई दिल्ली में के आर्काइव में ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। और इस डॉक्यूमेंट में जो रिपोर्ट है जिसका मैंने जिक्र किया, जिसकी ओर अभी धीरेन जी ने इशारा किया, वो रिपोर्ट क्या कहती है, पढ़ देता हूँ। Referring to the government, he said that law could not meet force. We should be prepared for guerrilla warfare on the lines of the tactics of Shivaji. Referring to Muslims, he said that no power on earth could keep them in Hindustan. They shall have to quit this country. Mahatma Gandhi wanted to keep the Muslims in India so that the Congress may profit by their votes at the time of election. But by the time, not a single Muslim will be left in India. Not a single Muslim will be left in India. If they were made to stay here, the responsibility would be governments, and the Hindu community would not be responsible. Mahatma Gandhi could not mislead them any longer. We have the means whereby such men can be immediately silenced, but it is our tradition not to be inimical to Hindus. If we compelled, we will have to resort to that course too. ये वो स्टेटमेंट है जहां पे इस ओर इशारा, कुछ लोग जो गोलवलकर के आलोचक हैं या संघ के आलोचक हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी की हत्या की ओर इशारा गोलवलकर ने किया। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि जी, सॉरी, क्या ये कारण था जिसकी वजह से गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया था और आरएसएस पे बैन लगाया था सरदार पटेल ने, जो उस वक्त गृह मंत्री थे? नहीं, ये कारण नहीं था उस समय। उस समय जो अरेस्ट किया गया था वो बेसिकली जब बैन हुआ
आरएसएस, तो इन लोगों को सारे आरएसएस के लीडर्स, उसके वर्कर्स, सबको अरेस्ट कर लिया गया, बेसिकली डिटेंशन में लिया गया। और डिटेंशन में 6 महीना से ज्यादा नहीं रख सकते थे, तो उसके बाद इनको छोड़ भी दिया गया सबको। और हालांकि बैन, और फिर बातें आगे बढ़ी, फिर गोलवाल्कर को दोबारा अरेस्ट किया गया था, और फिर जब बैन लिफ्ट हुआ तब फिर इनको रिलीज भी किया गया। तो इनको मैंने कहा कि क्योंकि गांधी असैसिनेशन का जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है उसको उस समय इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था तरीके से, इसलिए ये सब पहलू सामने नहीं आ पाया बिल्कुल ही। और इसलिए ये अभी भी एक ऐसा अध्याय है जिसमें कि काम करने का जरूरत है जो इशू। धीरेन जी, गांधी और गोलवलकर के रिश्ते कैसे थे? देखिए, गांधी गोलवलकर से जो मीटिंग है उसका एक ही एविडेंस मिलता है। सिर्फ एक मीटिंग? गांधी जी, सिर्फ एक मीटिंग का एविडेंस मिलता है गांधी और गोलवलकर का। गांधी, ये कब का है, कब की मीटिंग हुई थी? ये मेरे ख्याल से 12 सितंबर को ये मीटिंग हुआ था। और गांधी कलकत्ता में थे। which year? अगर आप 1947। 1947, हाँ, मेरे ख्याल से 11 या 12 सितंबर 1947 है। गांधी 9 सितंबर 1947 को दिल्ली आते हैं, और मतलब जो कलकत्ता को पूरी तरह से शांत करने के बाद, और तब तक दिल्ली में राइट शुरू हो गया है, बड़े पैमाने पे मुस्लिम्स पे अटैक शुरू हो गया है, और नेहरू परेशान है। नेहरू मान रहे हैं कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसमें बहुत सारा प्लान एलिमेंट है, और वो आरएसएस को एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख रहे हैं, इस जो कुछ भी हो रहा है दिल्ली में। और इस बीच में गांधी लौटते हैं कलकत्ता से दिल्ली, और वो सारे जितने भी एक तरफ रिफ्यूजी कैंप जाना शुरू करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो हैं सबसे मिलना शुरू करते हैं। इसी सिलसिले में वो गोलवलकर से भी मिलते हैं, और वो उस मीटिंग में ये साफ हो गया कि गांधी बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि गांधी ने जब उनसे कहा गोलवलकर से कि लोग कह रहे हैं कि खून के धब्बे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, तो गोलवलकर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गांधी ने गोलवलकर से कहा कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप एक स्टेटमेंट जारी कर दीजिए, और गोलवलकर ने मना कर दिया स्टेटमेंट जारी करने से। इस बात से गांधी, हम देखते हैं कि जब आगे जो भी होता है तो हम देखते हैं कि गांधी का सस्पिशन और ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा था गोलवलकर के एक्टिविटीज को लेके, और गोलवलकर भी गांधी से दूरियां बनाने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि उस पर्टिकुलर मीटिंग में ही ये डिसाइड हुआ था, गोलवलकर ने इनवाइट किया था गांधी को कि आप आइए और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के को संबोधित कीजिए जी। लेकिन, और जो कि 15 या 16 सितंबर को हुआ दिल्ली में, गांधी जी गए, लेकिन गोलवलकर वहां से हट गए, खुद नहीं मौजूद रहे, वहां कट गए वहां से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि गोलवलकर एक्चुअली बचते हुए चल रहे हैं गांधी से, और गांधी पूरी तरह से उस कम्युनल एटमॉस्फेयर को डिफ्यूज करने में लगे हुए हैं। तो ये एक प्रक्रिया चलता रहा, और हम देखते हैं कि बाद में एक स्टेज आता है जहां की जो दिल्ली पुलिस आर्काइव से, वो तो ये भी बतला रहा है कि संघ के लोग वेट कर रहे हैं कि गांधी जब दिल्ली छोड़कर पंजाब जाएंगे तब वो यहाँ पे जो राइट्स हुए थे शुरू 4 सितंबर को, जो अब शांत हो गए थे, उस एक बहुत बड़े लेवल पे एक्सटर्मिनेशन, एंटी मुस्लिम एक्सटर्मिनेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि पूरे देश के मुस्लिम पैनिक हो जाए और देश छोड़ के चले जाए। लेकिन वो वेट कर रहे थे गांधी के दिल्ली छोड़ के जाने का। तो गांधी का प्रेजेंस बहुत ही अनकंफर्टेबल बनाए हुए था गोलवलकर को, और ये, लेकिन गांधी बार बार बोल भी रहे थे कि वो जा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे थे।
दिल्ली में बैठे हुए थे वो, और सारा कुछ कर रहे थे, जैसे नेहरू के हाथ को मजबूत करना, रिफ्यूजीज के गुस्से को कम करना, उनके सर्विसेज को बेहतर बनवाने की कोशिश करना, और जो अपने प्रेयर मीटिंग्स में हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये सब के ऊपर एम्फेसिस देना, ये सारा कुछ कर रहे थे वो। और ये जो सिचुएशन कंटिन्यू करता है कुछ समय, तो एक पॉइंट आता है जहां हम देखते हैं कि गोलवलकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं पूरी सिचुएशन से, और इस फ्रस्ट्रेशन के का एक रिफ्लेक्शन था 8 दिसंबर 1947 का उनका जो स्पीच था, जिसमें वो गांधी को साइलेंस करने की धमकी देते हैं। तो ये इनका मोटा मोटी रिश्ता था इन दोनों का। धीरेन जी अपनी किताब में पेज नंबर 184 पे जिस गांधी और गोलवलकर की मीटिंग का जिक्र है वो 12 सितंबर 1947 को होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इनिशिएटिव पे होती है, और दिन में 10:30 पर मीटिंग होती है, और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम को कोट करते हुए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है, धीरेन जी इस किताब में लिखते हैं कि गांधी जी ने बहुत ब्लंटली गोलवलकर को क्या कहा। गांधी told Golwalkar bluntly what he had been informed, that the hands of his organization too were steeped in blood. यानी गांधी जी जब गोलवलकर से मिलते हैं तो गांधी जी गोलवलकर से कहते हैं कि मुझे ये बताया गया है, मेरे पास ये जानकारी मिली है कि आपकी संगठन के हाथ खून से रंगे हुए हैं। Am I right? जी बिल्कुल। और उसके बाद गांधी जी उनसे कहते हैं कि आप स्टेटमेंट इशू करिए, और गोलवलकर गांधी जी के इस आरोप को निराधार बताते हैं, बेबुनियाद बताते हैं। गोलवलकर डिनाइड द एलिगेशंस, क्लेमिंग दैट द आरएसएस वाज enemy to no man. It did not stand for killings of Muslims. All it wanted was to protect Hindustan to be the best of his ability. इसके बाद, according to Pyarelal, Gandhi was not at all convinced by the reply, but because of his faith in the redemptive power of truth, he felt he must give everybody a chance to make good his bona fide. Gandhi therefore urged Golwalkar to issue a public statement repudiating the allegations against them and openly condemn the killing and harassment of the Muslims that had taken place and that still was going on in the city. This was a proposal totally unacceptable to Golwalkar. यानी गांधी जी कहते हैं कि मुसलमानों की हत्या को आप कंडेम करिए और जो आरोप लगा हुआ उसका आप खंडन करिए। तो ये चीज गांधी जी को, गोलवलकर को एक्सेप्टेबल नहीं होती है। Instead of making any public declaration on the issue, they said Gandhi could do that himself on their behalf on the strength of what they had told him. Gandhi answered that he would certainly do that, recounted Pyarelal, but if what they were saying was sincerely meant, it was better that the public should have it from their own lips. ये गांधी और गोलवलकर के बीच की एकमात्र मुलाकात इसके साक्ष्य उपलब्ध है, और उसमें गांधी जी ने गोलवलकर से जो दिल्ली के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, दंगा हुआ जिसमें हिंदू भी मारे गए थे, उसमें गांधी जी कहते हैं आपके संगठन का हाथ जो है वो खून से रंगा हुआ है, और फिर कहते हैं कि आप इस पे अपना स्पष्टीकरण दीजिए और साथ ही साथ मुसलमानों की जो हत्या हुई है उसको कंडेम करिए। गोलवलकर इस बात से इनकार कर देते हैं और कंडेम नहीं करते। ये इतिहास का वो पहलू है जो इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए।